Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will practice some sentence rearrangement questions. तो आज हम कुछ sentence rearrangement questions की practice करेंगे. So let's start. Question number 1. इसमें 6 sentences given है A, B, C, D, E, F, G. Actually 7 लेकिन G fixed है. G sentence already fixed है कि G last में आएगा. सारे ऑप्शंस में G लास्ट में दिया हुआ तो G फिक्स्ड है कि G लास्ट में ही आएगा. आपको A B C D E F को अरेंज करना है. ठीक है, एक बार देख लीजिए इसे. A B C सेंटेंसेस. ये है D E F. G is fixed. ये थोड़ा सा बड़ा है ये वाला सेंटेंस रीअरेंजमेंट. तो अब देखते हैं क्या आंसर होगा इसका. में 4 ऑप्शंस गिवन है. F B E A C D G, B F E A C D G, A B C D E F G, D B C F A E G. 4 ऑप्शन गिवन है, चारों में G लास्ट में आ रहा है. तो हमारा क्या होना चाहिए फर्स्ट सेंटेंस. क्या हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट बी से स्टार्ट हो सकता है. देखते हैं, बी से स्टार्ट हो सकता है. बी फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है. These 3 types of sugars can be distinguished based on their content and composition. इन 3 तरह की जो शुगर है, जो 3 तरह की शुगर है, इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है उनके कंटेंट और कंपोजिशन को देखकर. Glucose, which has the simplest structure, can be extracted directly from corn and is rapidly digested by human body. Glucose जो है वो जल्दी human body digest कर लेती है. अच्छा, अब यहाँ पे कहा गया है these 3 type of sugars. These 3 type of sugars. तो क्या बी हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस और सेंटेंस हो सकता है. These 3 type of sugars. यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि इन 3 शुगर की बात की जा रही है, कि इन 3 टाइप की बात की गई. यहाँ क्लियर नहीं हो रहा. हमें बस ग्लूकोज के बारे में बताया गया, पर कौन सी 3 तरह की शुगर है यहाँ पर ये नहीं बताया गया. दिस 3 टाइप ऑफ शुगर्स मतलब पहले कोई टाइप ऑफ शुगर बताई होंगी, उसके लिए लिखा होगा कि दिस 3 टाइप ऑफ शुगर, ये जो 3 तरह की शुगर्स है. तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि दिस 3 टाइप ऑफ शुगर्स किसके लिए आया है वो क्लियर नहीं हो रहा. तो बी से हमारा स्टार्ट नहीं होगा, ये हट गया ऑप्शन. क्या ए से स्टार्ट हो सकता है. Sucrose, the last among the 3, possesses the most complex chemical structure and is slightly harder to digest, although it remains relatively easy to process. अच्छा, अब यहाँ पे सुक्रोज के बारे में बताया, फिर लिखा है द लास्ट अमंग द 3, तीनों में से जो लास्ट है, द लास्ट अमंग द 3. तो क्या ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है. अगर हम कहें सुक्रोज द लास्ट अमंग द 3, तो पहले लास्ट वाले की बात थोड़ी करेंगे, तो हमने फर्स्ट की बात की होगी ना, फिर लास्ट की बात तो हम बाद में करते हैं. तो ए भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होना चाहिए. फिर देख लेते हैं. ए के बाद है बी, सुक्रोज द लास्ट अमंग द 3, फिर उसके बाद बी दिया हुआ है. दिस 3 टाइप ऑफ शुगर्स कैन बी डिस्टिंग्विश, फिर कहा गया है ये जो 3 तरह की शुगर है. तो ये आंसर भी नहीं हो सकता, ए से भी स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि सुक्रोज द लास्ट अमंग द 3, तीनों में से जो लास्ट है. तो पहले आप फर्स्ट की बात करोगे, फिर और की बात, फिर लास्ट पे आओगे. लास्ट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते. तो ए से भी हमारा आंसर स्टार्ट नहीं हो सकता. तो ए भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं. डी देखो, क्या डी से स्टार्ट हो सकता है आंसर. The enzymes present in honey originate either from the plant it is derived from or are secreted by bees during the production process. ठीक है, अगर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि शायद हो सकता है, तो आगे देख लेते हैं. डी के बाद है बी. बी में लिखा है दिस 3 टाइप ऑफ शुगर्स. तो डी में बात की हुई है एंजाइम्स की, कोई शुगर्स की बात नहीं की. और हम फिर अगर अब बी में कहते हैं, डी के बाद अगर बी आता है, फिर कहा गया है दिस 3 टाइप ऑफ शुगर्स, तो इससे पहले बताना पड़ेगा कि कौन सी टाइप ऑफ शुगर्स. बी के पहले हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी टाइप ऑफ शुगर की बात कर रहे हैं. और डी में तो एंजाइम की बात की गई, वही शुगर्स की बात नहीं की गई. तो यहाँ पे भी क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी टाइप ऑफ शुगर. बी के पहले कैसा सेंटेंस आना चाहिए जिसमें टाइप्स ऑफ शुगर के बारे में बताया गया हो, जिन्हें कहा गया है कि दिस 3
टाइप्स ऑफ शुगर्स। अगर आप देखो एफ सेंटेंस देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज are three primary types of sugars and all of which offer nearly the same caloric value per gram। तो ये तीन टाइप ऑफ शुगर है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, और दिस थ्री टाइप ऑफ शुगर जो है इनके लिए आया है। तो बी जो है, एफ जो है वो बी के पहले आना चाहिए, और डी में देखो अगर आप तो एफ बी के बाद है, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों पहले हट गए थे, तो एफ बी यही हमारा आंसर होगा फर्स्ट, एफ बी ये सी डी जी। सबसे पहले एफ आएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज आर थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ शुगर्स ऑल ऑफ विच ऑफर नियरली द सेम कैलोरिक वैल्यू पर ग्राम। की तीन तरह की शुगर होती हैं और तीनों में ही एक जैसी कैलोरिक वैल्यू होती है। फिर आएगा बी, दिस थ्री टाइप ऑफ शुगर, एंड ये क्लियर हो रहा है कि किसके लिए आया, कैन बी डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन देयर कंटेंट एंड कंपोजिशन, ठीक है, फिर बी आएगा। उसके बाद ई, फ्रक्टोज द सेकेंड टाइप, अब यहाँ पे कहा है सेकेंड टाइप, पहले ग्लूकोज के बारे में बताया था बी में, फर्स्ट टाइप फिर सेकेंड टाइप, fructose the second type features a slightly more complex chemical structure than glucose and occurs naturally in fruits, ठीक है, फिर E आया, फिर उसके बाद A आएगा, sucrose the last among the three, A से हम स्टार्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि हमने पहले फर्स्ट के बारे में बताया, फिर सेकंड फिर लास्ट आना चाहिए, तो फिर sucrose the last among the three possesses the most complex chemical structure and it is harder to digest। इसके बाद आएगा C, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा ना, अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, बस जल्दी से बना देना, पर हाँ बहुत ज़्यादा जल्दी मत करना भी, गलत कर दो। फिर डी आएगा, सी आएगा, हनी कंटेन्स वेरियस अमाउंट्स ऑफ फ्रक्टोज एंड सुक्रोज डिपेंडिंग ऑन इट्स botanical source, however it also contains other elements which set it apart from other sugars। उसके बाद डी, the enzymes present in honey originate either from the plants it is derived from or are secreted by bees during the production process। and last G, ग्लू, हाँ ये तो फिक्स्ड ही था, what sets it apart are the beneficial enzymes it contains, या it मतलब हनी की बात कर रहे हैं, which aid in breaking down the two sugars into glucose, ठीक है, एफ बी ई ए सी डी जी। तो इसकी आपको मीनिंग करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में एक सेंटेंस का मीनिंग करोगे तो एक लंबा सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, उसमें तो बहुत फाइन निकल जाएगा, तो आपको ट्रिक्स के थ्रू या पेयरिंग के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश, ठीक है। हमारा आंसर है एफ बी ई ए सी डी जी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या आंसर होना चाहिए, 5 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, बी से स्टार्ट हो सकता है, इट नीड्स टू स्टैंड ऑन ह्यूमन राइट, तो यहाँ इट किसके लिए आया है क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इट से प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करेंगे, वैसे भी यहाँ इट किसके लिए यूज किया क्लियर नहीं हो रहा, इट स्टैंड नीड्स टू स्टैंड ऑन ह्यूमन राइट, तो या तो सी या ए डी बी किससे स्टार्ट होगा, इसका हम पेयरिंग से कराने की कोशिश करते हैं। अब देखो सी, द कोर्ट्स रिटेरिएशन ऑन वेयर, रिटेरिएशन होता है चीज को बार बार दोहराना, द कोर्ट्स रिटेरिएशन ऑन वेयर, इसके बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, क्या ए आ सकता है, ऑन वेयर बिकॉज द फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी इज फार फ्रॉम ओवर, ऑन वेयर बिकॉज, उसमें कोई सेंस नहीं बन रहा, क्या सी के बाद इट हाँ भी आ सकता है, द कोर्ट्स रिटेरिएशन ऑन वेयर इट नीड्स टू स्टैंड ऑन ह्यूमन राइट्स। चलो अगर हम देखें सी के बाद बी, सी बी डी ए वाला एक ऑप्शन है, सी के बाद अगर बी आता है द कोर्ट्स रिटेरिएशन ऑन वेयर इट नीड्स टू स्टैंड ऑन ह्यूमन राइट, फिर है उसके बाद डी इज अ मूव इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज द फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी इज फार फ्रॉम ओवर, तो ये हमारा आंसर होगा, द कोर्ट्स रिटेरिएशन ऑन वेयर इट नीड्स टू स्टैंड ऑन वुमेन राइट, तो सी के बाद बी इज अ मूव इन द राइट डायरेक्शन, ये राइट डायरेक्शन में उठाया हुआ एक कदम है, बिकॉज द फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी इज फार फ्रॉम ओवर, सी बी डी आंसर होगा, सी बी डी ए। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए,
क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा फर्स्ट कौन सा होगा लास्ट कौन सा, तो हम पेयरिंग से ट्राई करते हैं। पेयरिंग से अगर आप देखो बी सेंटेंस, द पॉपुलर गवर्नमेंट दे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एज हैव एड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ दिख रही है? दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट इट इन द कम्पिटेंस टू डू, दे हैव द मैटर्स विच, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में देखो द पॉपुलर गवर्नमेंट दे हैव इलेक्टेड विल नॉट बी एबल टू एक्ट ऑन, इलेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इलेक्ट इलेक्टेड इलेक्टेड, तो बी के बाद ए आना चाहिए कि हैव से बैड के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पे थर्ड फॉर्म गिवन है तो यहाँ पे बी और ए आना चाहिए साथ में, बी और ए। यहाँ बी से डी है, बी और ए दूर है, यहाँ पे ए बी से पहले है, यहाँ ए भी है, यहाँ भी ए बी, तो बी ए ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी ए डी सी। द पॉपुलर गवर्नमेंट they have elected will not be able to act on the matters which the constitution vests in it the competence to do। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया बी ए डी सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इस सेंटेंस रीअरेंजमेंट में सेंटेंस सी फिक्स्ड है, इससे वहां पे जी फिक्स था लास्ट वाला सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस सी, ये सेंटेंस फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी एफ, आपको 6 सेंटेंसेस गिवन है, इसमें से सी सेंटेंस जो है वो फिक्स है सभी ऑप्शन में। अगर चलिए देखिए यहाँ पर सेंटेंस सी फिक्स्ड है, सेंटेंस सी फिक्स्ड है, ए बी सी डी एफ, आपको 6 सेंटेंसेस गिवन है, लेकिन ये फिक्स्ड है कि सी जो है वो थर्ड सेंटेंस होगा, थर्ड सेंटेंस होगा, सारे ऑप्शंस में सी थर्ड पोजीशन पे है, डी सी बी सी सब में सी तीसरे नंबर पे थर्ड पोजीशन पे, तो सी सेंटेंस फिक्स्ड है कि अपनी थर्ड पोजीशन पे आएगा, आपको बाकी सेंटेंसेस को अरेंज करना है, ए बी डी एफ। तो देखिए आंसर होना चाहिए, पर ये वाले सेंटेंसेस देख लो, ए बी सी। डी एफ, चलिए देखते हैं क्या आंसर हो सकता है, या डी बी ए या एफ, किससे स्टार्ट होगा हमारा आंसर? क्या डी से स्टार्ट हो सकता है? देखते हैं। दिस कूलिंग ट्रेंड इज ऑफसेट बाय 20% रिडक्शन इन SO2 emissions। दिस कूलिंग ट्रेंड, किस कूलिंग ट्रेंड की बात हो रही है कि इस कूलिंग ट्रेंड, तो पहले किसी कूलिंग ट्रेंड के बारे में बताया होगा, फिर कहा होगा दिस कूलिंग ट्रेंड, दिस कूलिंग ट्रेंड इज ऑफसेट, तो यहाँ पे डी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, तो पहले किसी कूलिंग ट्रेंड की बात की गई होगी, फिर कहा होगा कि दिस कूलिंग ट्रेंड, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या बी से स्टार्ट हो सकता है? As a result, we estimate that the direct effect of pandemic-driven response will be negligible with a cooling of around 0.01 to 0.005 degree Celsius by 2030 compared to baseline scenario। तो यहाँ पे कहा हुआ है एज अ रिजल्ट, मतलब परिणाम स्वरूप, पहले किसी चीज की बात करेंगे फिर उसका रिजल्ट आएगा, और एज अ रिजल्ट फाइनली से हम फर्स्ट सेंटेंस लिख स्टार्ट करते हैं कि एज अ रिजल्ट मतलब हुआ परिणाम स्वरूप किसी चीज का रिजल्ट, तो पहले किसी चीज की बात करोगे तब उसका रिजल्ट आएगा, तो बी से भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो बी हट गया, डी से भी हमारे 3 ऑप्शन हट गए। अब या तो आपका फर्स्ट सेंटेंस ए से स्टार्ट होगा या एफ से। क्या एफ से हो सकता है? द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द COVID-19 पैंडेमिक has led to a sudden reduction of both GHG emissions and air pollutants। हाँ, हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है। Here using national mobility data, we estimate global emission reductions for 10 species during the period February to June 2020।
अब यहाँ पे लिखा है हेयर यूजिंग नेशनल मोबिलिटी डाटा। तो पहले किसी चीज की किसी जगह की बात की जा रही होगी जहाँ पे आप इस डाटा का यूज कर रहे हो। तो ए शायद नहीं होगा फर्स्ट सेंटेंस, फिर भी अगर डाउट है तो एक बार और क्लियर कर लेते हैं। पेयरिंग से ट्राई करते हैं। ये तीन ऑप्शन हमारे हट गए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। या तो थर्ड आंसर होगा या फिफ्थ। अगर आप डी सेंटेंस देखिए, लिखा है दिस कूलिंग ट्रेंड इज ऑफसेट बाय 20% रिडक्शन। तो किस कूलिंग ट्रेंड की बात कर रहे हैं? देखिए किस सेंटेंस में कूलिंग ट्रेंड के बारे में बताया। अगर आप सी सेंटेंस देखो, वी ऑल्सो एस्टिमेट that NOx emissions declined by as much as 30% in April, contributing a short-term cooling since the start of the year। तो यहाँ कूलिंग की बात किसमें की जा रही है? सी सेंटेंस में। और उसके बाद डी में कहा गया दिस कूलिंग ट्रेंड, तो वो उसी कूलिंग इफेक्ट की बात कर रहा है जिसकी सी सेंटेंस में बात की गई है। तो सी के बाद डी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए। तो ये तीन ऑप्शन तो हट गए आपके। सी के बाद डी किस में है? इसी ऑप्शन में है, FACD-B। तो ये हमारा आंसर होगा। और अगर इससे भी सॉल्व कर सकते थे, हेयर यूजिंग नेशनल मोबिलिटी डाटा। तो हेयर मतलब किसी पहले जगह की किसी चीज की बात की जा रही होगी जहाँ पे डाटा को यूज किया जा रहा है, तो इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे। ये तो पेयरिंग से भी कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो गया FACD-BE। FACD-BE। सबसे पहले F सेंटेंस आएगा, the global response to the COVID-19 pandemic has led to a certain reduction of both CO2 emissions and air pollutants। फिर A, hair using, इस सिनेरियो में इस जगह पे यूज किया जा रहा है नेशनल मोबिलिटी डाटा। वी एस्टिमेट ग्लोबल एमिशंस रिडक्शन फॉर 10 स्पीशीज ड्यूरिंग द पीरियड February to June 20। फिर सी होगा, वी ऑल्सो एस्टिमेट कूलिंग सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर। फिर कूलिंग ट्रेंड की बात की है। फिर बी में एज अ रिजल्ट वी एस्टिमेट, तो ये सेंटेंस बाद में आएगा। और ए लास्ट होगा, इन कंट्रास्ट विद एन इकोनॉमिक रिकवरी टाइटल टुवर्ड्स ग्रीन स्टिमुलस एंड रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट्स, इट इज पॉसिबल टू अवॉइड फ्यूचर वार्मिंग ऑफ 0.3 डिग्री सेल्सियस बाय 2050। तो इस तरह का कंक्लूजन दिया गया है ई सेंटेंस में, तो वो लास्ट होना चाहिए। तो हमारा आंसर है FACD-DE। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इतना बड़ा सेंटेंस अरेंजमेंट आता है तो आप एक सेंटेंस की मीनिंग नहीं देख सकते, उसी में पूरा टाइम चला जाएगा। तो आपको ट्रिक से या पेयरिंग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए इसका क्या आंसर होगा। पांच ऑप्शन है। पेयरिंग से ट्राई करें, अब फर्स्ट लास्ट क्लियर नहीं हो रहा। अगर ए देखो आप, एन इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम शुड नॉट डिपेंड। अब डिपेंड के बाद हम ऑन अपॉन प्रपोजिशन लगाते हैं ना, तो ऑन प्रपोजिशन कहाँ गिवन है? डी सेंटेंस में। एन इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम शुड नॉट डिपेंड ऑन अ फ्यू इंडिविजुअल्स गुडनेस एंड शुड बी। ठीक है, तो ए के बाद डी आना चाहिए, ए के बाद डी आना चाहिए। ए के बाद डी, यहाँ पे तो डी ए से पहले है। यहाँ ए के बाद डी है, यहाँ ए के बाद डी है, यहाँ डी ए से पहले है। यहाँ ए के बाद डी तो है पर दूर दूर है, हमें साथ चाहिए। तो सी ए डी बी या ए डी सी बी क्या आंसर होगा देख लेते हैं। अगर सी ए डी बी है, रॉबस्ट इनफ टू इंश्योर जस्टिस फॉर एवरीवन। क्या रॉबस्ट इनफ होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं अभी। रॉबस्ट इनफ टू इंश्योर जस्टिस फॉर एवरीवन, एन इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम शुड नॉट डिपेंड, फिर कहा गया है ऑन अ फ्यू इंडिविजुअल गुडनेस एंड शुड बी इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल इंचार्ज। तो क्लियर नहीं हो पा रहा। वैसे भी रॉबस्ट इनफ किसके लिए कहा गया, यहाँ पे यही क्लियर नहीं हो रहा कि हमने रॉबस्ट इनफ किसके लिए यूज किया। तो अगर हम से स्टार्ट करते हैं, ए से, an effective justice system should not depend on a few individuals' goodness and should be robust enough to ensure justice for everyone। ये किसके लिए आया? क्लियर हो गया, जस्टिस सिस्टम के लिए, irrespective of the individual in charge। ये हमारा आंसर होगा AD CB।
कि जो इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम है इट शुड नॉट डिपेंड ऑन अ फ्यू इंडिविजुअल और गुडनेस, मतलब कुछ लोगों का भला नहीं सोच सकता हूँ सिर्फ। रोबस्ट इनफ टू इंश्योर जस्टिस फॉर एवरीवन, तो स्ट्रॉन्ग ठोस होना चाहिए कि सबको जस्टिस मिले इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल इन चार्ज। तो आंसर होगा ADCP। So thank you everybody. Thanks for watching. I hope आपका सेंटेंस क्लियर है, के क्वेश्चंस क्लियर हुए हो, ट्रिक्स समझ आई हो। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। का CGL एग्जाम आने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर इट। प्रिपेयर वेल। थैंक यू एवरीबॉडी।